सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज ऐलान किया गया है वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से कि तालीमी इदारों को मरहलावार खोला जाएगा, लेकिन जो 8वीं जमात तक की जो जमातें यानी कि पहली से 8वीं जमात तक, अब उसका टाइम बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक हफ़्ता और एक्सटेंड कर दिया गया है। और अब ये तमाम तर जो जमातें हैं यानी कि जो स्कूल्स हैं पहली से 8वीं तक, वो खुलेंगे अब 1 फरवरी को। अब ज़ाहिर है ये कहा गया है कि जो बीमारी जो लगने का अभी रेशो है वो 1.9 के करीब था, और अब ज़ाहिर जो तालीमी इदारे बंद किए गए थे अब उनको मरहलावार खोला जाएगा। लेकिन जो अहम बात है, जो एक इम्पॉर्टेंट बात उसमें यह है कि तमाम तालिब इल्मों को ये बताया गया है कि इस बार इम्तिहान देना होगा, फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, एग्जाम देना होगा, ऐसे किसी भी तालिब इल्म को पास नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि तालिब इल्म जो बेचारे परेशान हैं कोविड की वजह से, जो तालीमी सूरत हाल थी हमने देखा पिछले पूरे साल वो ख़राब रही, और उस तरीके से कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, बच्चों के एग्ज़ाम्स पे भी प्रॉब्लम है। अब बच्चे और माँ बाप ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये मामलात होंगे कैसे। तो पहले ज़रा आपको मैं दिखा देती हूँ कि शफ़क़त महमूद साहब ने आज कहा क्या, फिर ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना कि 9वीं से जो 12वीं जमात तक की तमाम जमातें हैं वो तो खुल जाएंगी, लेकिन जो अब छोटे बच्चों हैं जाने हैं, ज़ाहिर वो माँ बाप परेशान भी थे कि जो पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के तालिब इल्म हैं उनकी अपडेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ज़ाहिर इस पर जो अपने कंसर्न्स हैं वालिदैन के भी और बच्चों के भी, अब क्या कहते हैं वालिदैन, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। मैं समझता हूँ देर आयत दुरुस्त आयत, गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स खोलने का ऐलान किया है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर रखें, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि SOPs पर इम्प्लीमेंट कराएं, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, अभी नहीं स्कूल खुलने चाहिए। वैसे भी हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। अब ये फैसला जो किया है गवर्नमेंट ने, हम इस फैसले को सराहते हैं और हम समझते हैं कि तमाम तालीमी इदारों के अंदर SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। इस फैसले से इसलिए सेटिस्फाई है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए अगर इस तरफ से सोचा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। मेरे ख्याल में खुलने चाहिए, क्योंकि एज अ होम ट्यूशन मैं जिस तरह बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन बच्चों की ना पढ़ाई का बहुत बुरा हाल हो गया। मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी एक साजिश है हम लोगों को पीछे रखने की। जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, तालीम नहीं हासिल करेंगे, हमारे बच्चे कैसे तरक्की करेंगे। जी, हुकूमत ने जो फैसला किया है इससे हम मुतमईन हैं। उन्होंने एक अच्छा फैसला किया है कि तमाम तालीमी इदारे उन्होंने खोले हैं, तो हम और उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इस तरह अच्छे फैसले करेंगे और हमारी तालीम पर नज़र डालेगा। तो आपने सुना कि तालिब इल्म क्या कह रहे हैं और ज़ाहिर वालिदैन क्या कह रहे हैं, ज़ाहिर मिला जुला रुझान है, लेकिन जो ज़्यादा लोगों का मौक़िफ़ है वो यही है कि खुलना चाहिए। ये इन 8 माह में बहुत नुकसान हुआ है, वही बात वफाकी वज़ीर ने कही कि काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पहली से 8वीं तक के जो तालिब इल्म हैं वो नहीं जाएंगे, वो मुकम्मल जाता दोबारा लिया जाएगा और फिर 1 फरवरी को स्कूल खोले जाएंगे। इससे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के काशिफ मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और एजुकेशन एक्सपर्ट हैं शुजात मुबारक साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, आप लोगों के अपने कंसर्न्स हैं, ज़ाहिर है जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो ये कह रही है कि बिल्कुल हम अभी नहीं चाहते, ऐसे चाहते ही नहीं है कि बाद में मरहलावार खोले जाएं, एक साथ ही खोले जाएं। पहली बात तो ये कोविड है और ज़ाहिर मुसल्लम हकीकत है, अब बच्चों को कोरोना से ही बचाना है, लेकिन कोई तालीमी साल का नुकसान भी नहीं करना। किस तरीके से अब आप लोग लेकर चलेंगे, क्या आप सुनेंगे हुकूमत की बात या आप लोग अपनी मनमानी करेंगे, क्या प्लान क्या है आप लोगों का? हमारा कोई प्लान नहीं जी, ये प्लान तो गवर्नमेंट का है और वो प्लान ये है कि इस नस्ल को बर्बाद किया जाए। 2.5 साल बर्बादी में उन्होंने कोई कमी छोड़ी, बड़ी मेहनत के साथ इस नस्ल को बर्बाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा की है और अगले 2.5 साल की उनकी प्लानिंग है। पहला साल 85 डेज, दूसरा साल कोविड की नजर, तीसरा साल सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में सेशन आगे होगा, सितंबर तक इन्होंने इसी तरीके से खींचना है और उसके बाद ये कहेंगे जनाब कि अब चूंकि मार्केट में हमारे पास बुक्स आ गई हैं, लिहाजा अब ये अप्रैल जो है सितंबर होगा। तो पूरी दुनिया एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ। लेकिन काशिफ साहब, आप जानते हैं ना कि पूरी दुनिया में ही स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, वहां पर भी कोविड की इससे ज्यादा खराब सूरत हाल है, वहां भी बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ये बात तो आप जानते हैं। बाहर बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनके कन्वेंशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले हैं, चाहे आप USA देख लें, यूरोप देख लें,
इवन के जो आपके बाकी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब में, इवन के बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी आपको जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अपील पेरेंट्स को की थी कि बच्चों को स्कूल भिजवाएं। बुरे से बुरे हालात में भी इवन के यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक और इन सब ने, इवन यूएनओ ने ये अपील की कि कोविड से बड़ा नुकसान तालीम का नुकसान हुआ है, लिहाजा अपने बच्चों को किसी भी सूरत में तालीमी अदारे जो बंद नहीं होने चाहिए, तालीम का सिलसिला जारी रहना चाहिए। WHO ये कहता है कि 36 लाख में एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में एक भी बच्चा सीरियस मुतासर नहीं हुआ। सही। इन हालात में होना तो ये चाहिए कि आप जो इंटरनेशनल एडवाइजरीज हैं उनकी सुने, आप अपने रिजल्ट्स देखें। जहां जलसे जुलूस ओपन है जिनको बंद होना चाहिए वो तो बंद नहीं हो रहे। कोरोना फैला नहीं फैलाया है, और हमारे तमाम हुकूमती और अपोजिशन कायदीन ने फैलाया है बड़े बड़े जलसे जुलूस करके। वो प्लेटफॉर्म एजुकेशन का जिसने बेस्ट परफॉर्म किया, हमने पेरेंट को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सिविल सोसाइटी को बकायदा एजुकेट किया। इवन के प्राइम मिनिस्टर असद उमर, शफकत महमूद समेत तमाम वज़रा आला और वज़रा तालीम ने कहा कि कोरोना तालीमी इदारों से नहीं फैला, बेहतरीन SOPs का अमल दरामद तालीमी इदारों में हो रहा है। अब भी वो यही कह रहे हैं, लेकिन इंतहा है ये नहीं। मगर जो आपकी पहली बात थी वो मुझे जरा समझा दें दोबारा, मैं नहीं समझ पाई कि हुकूमत क्यों चाहती है ऐसा कि बच्चों के तालीमी साल का नुकसान हो, हमारे बच्चे ना पढ़ें, हमारे बच्चे पीछे रह जाएं। ये हुकूमत क्यों चाहती है ऐसा? देखिए, हर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में दो ही कौमें होती हैं, एक हाकम और एक महकूम। जो हाकम है उनको हमेशा उनको फैसिलिटीज होती है, इनकी औलादें पढ़ रही हैं, ऑनलाइन भी इनके घरों में ट्यूटर आ रहे हैं। महकूम कौन है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, 5 करोड़ जो आम इंसान का बच्चा था उसको भी इन्होंने पिछले 10 से 12 माह से आउट ऑफ स्कूल कर दिया हुआ है। सही। और फिर आप मुझे ये तारीख दर तारीख क्या आपने बच्चों के लिए सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए, आपने बेस्ट एनवायरनमेंट दिए हैं? बच्चा हर जगह जा रहा है, स्वाय तालीमी इदारे के वो मॉल्स में हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चे और जगहों पर तो फ्रीली जा रहे हैं, सिर्फ तालीमी इदारों में क्या मसला है? और अगर इस तरीके से चलता रहेगा, ये साल भी अगर इस तरह से हमारे बच्चों का निकलेगा तो तालीमी साल का और कितना नुकसान होगा। और तालीम फिर जो बच्चे नहीं इंटरेस्टेड होते वो तो उनको तो मज़े लग गए हैं कि वो तो कह रहे हैं अच्छा है फिर हम घर में ही बैठें। शुजात साहब, ये मुझे बताइए कि अब ज़ाहिर जो इंजीनियरिंग के तलबा हैं, मेडिकल के तलबा हैं, वो बड़े परेशान हैं। अब ये फिजिकली एग्जाम देने की बात कर दी गई है, लेकिन उससे पहले जो एजुकेशन है, जो अब तक जो उनका जितना सेमेस्टर रहा है वो ऑनलाइन रहा है, ये किस तरीके से कंप्लीट होंगी, ये पेपर्स किस तरह होंगे, इसमें खास से अभी भी इबहम मौजूद है। आप एज एजुकेशन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं इन मामलात को? देखिए, थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल इन्होंने जो बात की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, मुझे सिर्फ यहाँ पे इनकी बात को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर मैं एग्जाम के हवाले से बात करूँ। देखिए, ये बड़ा वो होता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सके। मैं खुद आप ही के चैनल पे बहुत दफा गवर्नमेंट के हम इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लार्जर लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे इंश्योर करे कि कहीं हेल्थ क्राइसिस तो नहीं है। नॉर्मली जो जी शुजात साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दोबारा हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तालीमी साल को कैसे आगे लेकर चलना है, उसके लिए प्लानिंग क्या है। अगर तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे और इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी तो फिर एग्ज़ाम्स कैसे होंगे? काशिफ साहब ये बताइएगा, अब ये जो एक हफ़्ता और बढ़ाया गया है और अब ये कहा गया है कि नहीं अब 18 को नहीं, अब 1 फरवरी से जो है वो तालीमी इदारे जो पहली से 8वीं जमात तक के हैं वो खुलेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या सोच रही है? इसमें लास्ट भी हमने 15 अगस्त को तालीमी इदारे खोल दिए थे और तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रहा था। विंटर वेकेशन के बाद हमने 11 जनवरी से अपनी तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा। जहां ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है उन स्कूल्स को ये हमने लिबर्टी दी है कि वो चाहे तो फिजिकली बच्चों को बुलाएं ना बुलाएं, पेरेंट्स के ऊपर कोई हरफ नहीं है। 87% हमारा पेरेंट गैलप सर्वे के मुताबिक चाहता भी है, कह भी रहा है कि हमारे तालीमी इदारे खुले। हमने उनके लिए क्लासेस ओपन कर दिए, फाइनल सेशन चल रहा है, स्कूल्स में एग्जाम हो रहे हैं। वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से एग्जाम में बहुत कम तादाद होती है, डे वाइज अल्टरनेट डेज है। तालीमी इदारे तो
इसलिए खोल दी है। बाकी रह गया कि गवर्नमेंट जो है वो अब इसमें मजीद जितना एक्सटेंशन करती जाए, हमने सेशन आगे नहीं करना। अच्छा, हम ये आपका पॉइंट है कि आप लोग उसी लिहाज से चलेंगे जो आपका प्लान है। पॉइंट टेकन। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि शुजात साहब रिकनेक्ट हो गए, जरा मैं उनकी बात कंटिन्यू करूं। शुजात साहब जी, आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे? गवर्नमेंट का ये हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि वो बिल्कुल तालीम का नुकसान, दिल्ली गवर्नमेंट को पहले होनी चाहिए, बाद फिर आगे चलें। बहरहाल आपने एग्जाम की बात की, तो हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट हमें भी ये कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन पढ़ाया और आप फिजिकल एग्जाम लेंगे। तो एग्जाम तो एक तरीकेकार है जो आपने सीखा है उसको इंश्योर करने का। किसी भी तरीके से लिए थे, अगर आपने सीखा हुआ चाहे ऑनलाइन था चाहे वो प्रैक्टिकल था, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन को बहाना बना के जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि फिजिकल एग्जाम नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे लगता है कि मुझे एक फंसा हो गया यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए, मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट का एक एक्सक्यूज है। अच्छा। अगर आपने ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है तो कोई इसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन अब इतनी रोबोस्ट हो चुकी है, उसमें केस स्टडी मेथड से लेके सिंक्रोनस बोर्ड्स इतने आ गए हैं कि एग्जाम का कोई भी तरीकेकार हो, स्टूडेंट को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वही बात है ना शुजात साहब, जो मैं कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, जो तालीम हासिल नहीं करना चाहता, उसको तो एक्सक्यूज मिल गया है, और ये एक्सक्यूज तो हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब उनको तो और प्रिविलेज मिलेगा, वो कहेंगे नहीं हम तो नहीं दे सकते, हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमारी उस तरीके से कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको लगता है वाकई जो काशिफ साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये उन बच्चों को एक्सक्यूज दे दिया है इस गवर्नमेंट ने कि नहीं पढ़ना चाहते, अपना तालीमी साल, अपना मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हो तो कर लो? बिल्कुल, देखिए ये बात तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सक्यूज उन लोगों को मिल गया जो पढ़ना नहीं चाहते थे। और वैसे भी हिस्ट्री में, इंसानी तारीख में जब तालीम की बात होगी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात होगी, 2020 को सबसे लोएस्ट तस्वर किया जाएगा। वजह यह है कि 2020 में पूरी दुनिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इफेक्ट हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिव जो फायदा उसका ये हुआ कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे चाहे या स्कूल लेवल पे हमें एक जंप स्टार्ट किया। हम एजुकेशनल जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज थी, शायद वो हम 50 साल तक हम उनको अडॉप्ट ना कर पाते, लेकिन 2020 ने हमें वो जंप स्टार्ट दे दिया और अब हम बड़ी आसानी से कनेक्ट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट को हम उनकी इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, प्रोक्टेड एग्जाम ले रहे हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है। गवर्नमेंट को मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की वसात एक पॉलिसी बना लें, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन जाती है, ठीक है। पॉइंट टेकन सर, आपकी आवाज़ काफ़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका पॉइंट आ गया है और आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये कि एक पॉलिसी बनाए, उसी पर अमल करे। काशिफ मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत वक्त का शुक्रिया। और वाकई हुकूमत को एक पॉलिसी बनानी होगी, ये तय करना होगा कि अब स्कूल खुलने चाहिए या फिर इन स्कूल्स को बंद करना है और ऑनलाइन एजुकेशन नहीं रखनी है और इस तरह से बच्चों को चलाना है। एक दफ़ा फैसला कर लें और कोरोना की SOPs के तहत तालीमी इदारों को खोल दिया जाए, ताकि बच्चों के तालीमी साल का नुकसान जो 2020 में हुआ वो अब 2021 में ये सब कुछ ना देखना पड़े। आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ अब बात करें क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, और ख़ास तौर पर जो PDM का एहतजाज है, अब ऐसा कहना है हुकूमत का कि अब वो एहतजाज जो है वो दम तोड़ चुका है। 19 को जो एहतजाज, 19 जनवरी को जो एहतजाज करने जा भी रही है PDM, उसमें कोई दमखम नहीं है। लेकिन सेनेट इलेक्शन के लिए जो मामलात अभी चल रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में हैं और ये उनका एक रोज़ का दौरा है लाहौर का, और उन्होंने CM से मुलाकात भी की है। क्या हो क्या रहा है? ये मुलाकात एक आम मुलाकात है, ये दौरा एक आम दौरा है, या इसमें कोई ख़ास बात है? क्या ये सेनेट इलेक्शन से पहले की कोई एक अहम हैपनिंग लाहौर में होने जा रही है? क्या मामला है? ज़रा खबर अब्बास से पहले जान लेते हैं, फिर अपने डिस्कशन पे आएंगे। खबर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज जो वज़ीर आज़म पहुँचे हैं लाहौर, अब जब से वो वज़ीर आज़म बने इमरान खान, सबसे ज़्यादा उन्होंने लाहौर के दौरे किए हैं, लेकिन इस बार लाहौर के दौरे में क्या ख़ास है और जो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात चल रही है उसमें क्या ख़ास बातचीत हो रही है? देखिए सुमैया, सबसे पहले तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, इस वजह से तमाम जो फैसले हैं ज़्यादातर उनका
जो इन्फोर्समेंट होती है वो पंजाब से ही होती है। इस वजह से इमरान खान का ज़्यादा रुझान जो है वो पंजाब की तरफ रहा और आज इमरान खान तकरीबन 2:45 बजे के करीब ऐवान वज़ीर आला में पहुँचे हैं, जहाँ पर उनकी मुख्तलिफ मुलाकातें जारी हैं, जिसमें लाहौर के तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू की गई है और साथ ही वज़ीर आला के साथ सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। सेनेट के इलेक्शन की आमद है, इस हवाले से जो है ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। ज़राए का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के जो भी पॉलिसी है और उसके हवाले से जो हिकमत अमली बनाई जाएगी उस हवाले से अहम बातचीत होगी और उसके हवाले से अमूर तय पाएंगे। वज़ीर आज़म के आने से कबल जो है वो वज़ीर आला भी अपोजिशन के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून के जो नाराज़ अरकान हैं मौलाना ग़ियासुद्दीन हैं, जलील शर्कपुरी हैं और उनके अलावा जो है वो अशरफ अंसारी हैं, ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के सैयद गज़नफ़र अब्बास हैं, उनसे मुलाकातें हुई हैं। ज़ाहरी तौर पर तो मुलाकात में ये तासुर दिया गया कि ये तमाम अरकान जो है वो वज़ीर आला की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे मिले हैं, मगर वज़ीर आला ने जो है वो सेनेट के हवाले से कमर कस रखी है और उन्होंने अपनी जमात के अंदर भी कुछ टीमें तश्कील दे दी हैं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त हिकमत अमली है, PDM की जानिब से खासा दबाव बढ़ाया जा रहा था। एहतजाज की मद में इस्तीफ़ों की बात की जा रही थी, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही थी, मगर अब लॉन्ग मार्च को जो है वो सेनेट के इंतखाबात के साथ मंसूब कर दिया गया है। PDM की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च का फैसला जो है वो सेनेट इंतखाबात के बाद किया जाएगा। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ किस हद तक जो है वो सियासी नुकसान पहुँचाती है अपोजिशन पार्टियों को, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ज़्यादा अक्सरियत हासिल करती है सेनेट इंतखाबात में तो उससे PDM का जो एहतजाज है वो मुतासिर हो सकता है और उनका मोराल जो है वो डाउन हो सकता है। इसलिए तमाम बहुत शुक्रिया खबर का। ज़ाहिर है ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और ज़ाहिर ये जोड़ तोड़ करनी है। सेनेट इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है हुकूमत के लिए, 2/3 अक्सरियत चाहिए और उसी चीज़ को देखते हुए जो नुकसान PDM को पहुंचा सकती है हुकूमत, यही वो पत्ता है जिसको खेल सकती है। मुसर्रत चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर हैपनिंग का दिन है आज, लाहौर में वज़ीर आज़म मौजूद हैं। वैसे तो अक्सर ही होते हैं मुसर्रत साहिबा और लाहौर जाते रहते हैं, CM से मिलते रहते हैं, लेकिन आज ज़ाहिर खबर ये कि सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं आप लोग और वो ज़रूरी भी है। तो क्या ये जो PDM थी इससे अब जो एक प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा था हुकूमत निकल चुकी है उससे? 19 जनवरी वाला जो एहतजाज है उससे किसी किस्म के कोई डरो खौफ, कोई परेशानी हुकूमत को नहीं है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, सबसे पहले तो जो बात सोचने की है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद गवर्नमेंट है और ये तारीख़ हमने रकम की है कि हम गवर्नमेंट में होने के बावजूद हम ओपन बैलेटिंग के ऊपर आपको पता है कि हम कोर्ट्स के अंदर गए हुए हैं कि अगर हम जो पॉलिटिक्स की जो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी या उसकी रवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए, ताकि ये जो पैसों के इवज जिस तरह से वोट बेचे जाते हैं तो उसको हमेशा के लिए दफन करने के लिए, छांगा मांगा की पॉलिटिक्स को दफन करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। सही। एंड आई एम प्रेइंग एंड आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के इंटरेस्ट के लिए और इस कौम के इंटरेस्ट के लिए इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि कोर्ट्स की तरफ से हमें अच्छे फैसले की उम्मीद है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, हम इस चीज़ पे हमारा बिलीव है कि जो डेमोक्रेसी है वो इट्स फॉर ऑल, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं या उनके जो नुमाइंदे हैं उनके लिए नहीं है, और ये इसके समरात पूरी पब्लिक के लिए होने चाहिए। और उसके लिए हमें अपोजिशन की जमातों के भी जितने मेंबरान हैं अल्टीमेटली तो वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अगर गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो पूरी जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है उनके प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके नुमाइंदे अगर CM साहब से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, उनके जितने भी जायज़ कंसर्न्स होंगे, क्योंकि जायज़ का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि हमारे ऊपर भी यही कदगन है कि हम जो मेरिट वाले अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनके ऊपर हमारी सुनवाई जरूर होती है। इसी तरह अच्छा, ये कितनी अजीब सी बात है ना, मैंने इसीलिए पहला सवाल आपसे यही किया कि और अच्छा हुआ कि आपने यहीं से बात शुरू की कि ज़ाहिर है हम चाह ही नहीं रहे कि हम खुद चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए ही हो। कि कितनी अजीब सी बात है कि एक तरफ तो ये मामला हुकूमत चला रही है, दूसरी जाने मिल भी रही है, जोड़ तोड़ भी हो रही है, तो ये तो डबल गेम नहीं खेल रही हुकूमत। नहीं सुमैया, आई डिसएग्री विद यू। देखें,
इसमें डबल गेम की क्या बात हुई? हम ये चाहते हैं और इसमें तो अपोजिशन को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो ये तो इस चीज की तो फेवर सबसे ज्यादा अपोजिशन को जाती है। अपोजिशन का तो मौक़िफ़ आपको पता है ना, अपोजिशन कहती है कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया आपको, अब क्यों ख्याल आ रहा है आपको, और अब आप लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि आप जो है वो नहीं जीतेंगे। ये उनका मौक़िफ़ है, तो उनका मौक़िफ़ भी तो अपनी जगह कोई ना कोई वैल्यू रखता हो। नहीं सुमैया उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नुक्ता समझने की, उनके मौक़िफ़ को तो छोड़ देना। उनका मौक़िफ़ ये था कि कोविड एक ऐसी रियलिटी थी जिसको पूरी दुनिया ने कौम बन के मिल के फेस किया, तो हम जो भी डिसीजन करते हैं उसका उन्होंने ऑपोजिट बोलना है। ये याद रखें, हम इनकी फेवर में भी कोई बात करेंगे तो इन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना। ये इनको सिर्फ एक ही बात पता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी डिसीजन मेकिंग को किस तरह से हमने रिजेक्ट करना है या उसको हमने अपोज करना है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज, तो यही काम होता है ऑपोजिशन का, किसी के साथ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवामी नुमाइंदे किसी भी वक्त जो सीएम है वो पूरे पंजाब के हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट बैंक के नहीं है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के अवाम के हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहीं है। सो इम्पोर्टेंट चीजें हाँ उनका तो फिर मुनहरिफ लोग क्यों मिलते हैं कि हमारा हम ये रवायात पॉलिटिक्स की, ठीक है, हाँ, इनको हम चेंज करना चाहते हैं। चलिए आपका मौक़िफ़ है ना, ये आप कह रही हैं, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, चले आप कह रही हैं कोई पाबंदी नहीं है। चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म भी लाहौर में सीएम साहब से मुलाकात हुई है और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद गजनफर साहब ने मुलाकात की है, नून लेके बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की है। क्या ये मुलाकात वाकई वो जोड़ तोड़ वाली मुलाकातें कर रही है हुकूमत? चौधरी साहब जी देखिए, ये तो फिर वो लोटा साजी की जो सनत है जिसमें ये कहते थे कि मैं लोटों को नहीं लूंगा, तो ये अगर ये खुद आप बनाएंगे, पहले अपने तो संभालें जो इनके पास है। वो तो इस्तीफे देते फिर रहे, सारे लोग जाने शुरू हो गए, और इस किस्म की अगर ये रवायत डालेंगे तो ये तो बहुत बुरी रवायत है। अगर दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ना है इन्होंने, तो ये करके ये भी देख लें, ये चीज भी इनको बचा तो नहीं पाएगी। लेकिन चौधरी साहब अभी वो एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि जी हम शो ऑफ हैंड से सेनेट इलेक्शन करवा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो, लेकिन फिर ये जोड़ तोड़ भी हो रही है। आप लोगों की क्या पॉलिसी है? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से? शो ऑफ हैंड, उस पे ये इलेक्शन हो नहीं सकता। ये जो सेनेट का इलेक्शन होता है ना, ये ट्रांसफरेबल होता है। हाँ, चेयरमैन सेनेट का हो सकता है, लेकिन ये इलेक्शन जो होता है जिसमें आप फर्स्ट कर लें, आप 10 प्रायोरिटी पे लगा सकते हैं, जी जी जी, तो 10वां जाकर भी ट्रांसफर हो सकता है वोट, 10वां पहला बन सकता है। जी बिल्कुल, कैसे आप शो ऑफ हैंड, ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं। सर मैं चाहूंगी आपकी बात को कंटिन्यू करूं, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, मुझे ब्रेक लें। चौधरी साहब मैं ब्रेक के बाद वापस आपको आके लूंगी और कंटिन्यू करेंगे आपकी बात को कि हम ये बात पहले ही प्रोग्राम में कर चुके हैं, टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हुकूमत कानूनी मदद ले रही है, ये कैसे होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और ज़ाहिर है ये जो सूरत हाल है सेनेट इलेक्शन की, इसमें अभी भी इबाम है। जो हेयरिंग हुई थी जो कि अब पीर तक मुलतवी हुई है, उसमें भी कुछ इसी तरह के इस्तिफसार किए गए हैं और यही पूछा गया। थोड़ा सा मैं चाहूँगी बता दूँ मैं आपको, बात करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी का हवाला जो है बात मुसर्रत चीमा साहिबा ने की है कि ज़ाहिर वजाहत की जाए कि सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार कहाँ लिखा है और ये किस तरीके से हो सकता है। जो कल समात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसका हवाला दे रही थी और यही तशरीह मांगी है। हुकूमत का मुकदमा क्या है? वो ये है कि आर्टिकल 226 की तशरीह की जाए, और ज़ाहिर उस पर कल जो दलाइल दिए गए, 18 जनवरी को समात मुलतवी हुई। तो मुसर्रत साहिबा क्या कितना यकीन है आपको? ज़ाहिर इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, डिटेल में बात कर चुकी हूँ, और एक्सपर्ट भी हमसे बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, अदालतों का काम ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हुकूमत तशरीह के लिए गई है तो ये बहुत कम चांस है कि हुकूमत के हक में फैसला आए। हो सकता है ये कहा जाए कि पार्लियामेंट ही इसका फैसला करे, फिर वहां पर आपका साथ नहीं देगी ऑपोजिशन, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए सुमैया, सबसे पहले तो जो समझने की ज़रूरत है कि ये जो सो कॉल्ड PDM 11 जमातों का गठजोड़, इनकी फिर ये जो मूवमेंट है फिर ये झूठ पे मबनी है, फिर ये प्रोपेगेंडा पे मबनी है, फिर हम जो कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन बयानिया पे मबनी है, फिर ये वोट को इज्जत देने की कोई बात नहीं है। इफ़ दे क्लेम
कि रिगिंग हुई या हमारे साथ अभी भी आगे भी ये हमारे लोगों को जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या होगी? जो भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या जो डेमोक्रेसी की बेस्ट एक्सरसाइज चाहते हैं उनके लिए ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और कह कौन रहे हैं जो अगर ये शो ऑफ हैंड नहीं होता तो क्वाइट पॉसिबल अगर किसी और की हुकूमत हो तो वो तो खैर ये जुर्रत ही ना करते, तो बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट हो सकती है। लेकिन आप हमारी विल देखें, आप हमारी हम बेसिकली हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो छांगा मांगा की पॉलिटिक्स है, इसको हमें परवान नहीं चढ़ने देना चाहिए, इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम ऑपोजिशन को देखें, हम ये अपनी फेवर के लिए, अभी जैसे कि हुकूमत के हक में फैसला नहीं आता, ये हुकूमत के हक की बात नहीं है, कल को किसी और की भी हुकूमत होनी है। ये बेसिकली प्रिंसिपली हम ये एक चीज़ हेल्प कह लें या इसको कह लें कि मुल्क के लिए एक कंट्रीब्यूशन कह लें, तो हमारी उम्मीदें कोर्ट से वापस। मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि आप लोग क्या अच्छा करना चाह रहे हैं क्या बुरा, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी मामलात होते हैं वो पार्लियामेंट का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना होता है। इतने सालों में अभी तक अपोजिशन से मिल बैठ के हुकूमत ने अब तक कोई बात नहीं की, तो आगे भी यही रविश रहेगी। आप लोग एक्सपेक्टेशंस तो करते हैं, लेकिन आप लोगों का अपना रवैया क्या है? क्या आप कोशिश करते हैं कि एक पेज पर बिठाया जाए, अपोजिशन से बात की जाए? ज़ाहिर 2 तिहाई अक्सरियत तो नहीं है ना, फिलहाल तो नहीं है ना आपके पास। जी सुमैया, क्यों नहीं, हमने एफर्ट की है। और जब आप फेटफ का बिल देखें तो सो कॉल्ड वो 34 पॉइंट्स, अगर आप उनकी तशरीह हम बहुत दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी मैं कर चुकी हूँ, तो ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग जायज़ होनी चाहिए और कन्विक्शन फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए, इस्टेब्लिश भी हो जाए, सज़ाएँ भी अगर हो जाए तो 5 साल की मुद्दत के लिए नायल किया जाना चाहिए करप्शन साबित होने पे। तो इनके तो ख्वाब बड़े अजीबो गरीब हैं और वो ले दे के स्टोरी ख़त्म और शुरू होती है NRO पे और करप्शन की पिछली लूटी हुई दौलत को हलाल करने पे, और आगे के लिए लाइसेंस इनको चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग को भी हम जायज़ करार दे दें, और जो लूटी हुई दौलत है उसमें 1 अरब के लगभग से नीचे जितनी भी करप्शन हो वो केसेस नैब में नहीं जाने चाहिए। और फिर मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है वाले फिनोमेना के ऊपर ये जो झूठ बोलें, इनके महल सामने खड़े हों और जो हुकूमत वक्त है वो कंप्रोमाइज़ कर ले इनके साथ इस बात के लिए ताकि ये उनको टफ टाइम ना दें, जो कि माजी में NRO होते रहे कि वो इन्हीं की दौलत है, वो अवाम के टैक्स का लूटा हुआ पैसा नहीं है। तो हमारा इस तरह का कोई हमारे दिमाग में ये बात इसलिए नहीं है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की है कि अगर मुझे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तो इट्स बेटर, आई विल प्रेफर कि मैं गवर्नमेंट छोड़ दूं। वैसे अभी तक इस पर एक बहुत लंबी बहस हो सकती है क्योंकि मेरे पास वक्त कम है कि अभी तक जो अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की है उस पर अकाउंटेबिलिटी कोई खास तो नहीं, अगर रिजल्ट देखें तो खास नहीं है, ना ही कोई हुकूमत ने लूटी हुई दौलत वापस लाई, इस तरह की हुकूमत के दावे थे। जो लोग गिरफ्तार हुए वो तमाम रिहा हो चुके हैं, कई लोगों पर तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी इस हवाले से आ चुकी है, तो वो सब चीजें आपके सामने है। तो वो फिर हुकूमत जो अब तक दावे करती आई वो पूरे तो नहीं हुए ना। नहीं, देखें बात हमारे दावे तो अपनी जगह पे कायम है कि हम झुके नहीं हैं, हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ पे मुशर्रफ साहब ने जैसे जिनके पास फुल पावर्स थी वो पूरी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती कि उस NRO की वजह से इस मुल्क में फिर रिकॉर्ड करप्शन हुई। अगर वो NRO ना दिया जाता तो सिरे महल पे तो ये इन्होंने ओन ही नहीं किया था। जरदारी रिफ्यूज, ये इनकारी थे कि ये हमारे नहीं है, स्विस अकाउंट से ये इनकारी थे और वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे मिल जाने थे अगर वो NRO तारीख का बदतरीन NRO साइन ना होता। और फिर उसके बाद इन्होंने जो गवर्नमेंट्स में आके जो रिकॉर्ड करप्शन की वो अब आपको पता है कि वो ऑब्वियस होगी हुई। अगर हम ब्रॉडशीट की बात करें ना सुमैया, तो ये पनामा 2 से भी बड़ी स्टोरी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ब्रॉडशीट का जो CEO उसको पैसे दिए तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भी एविडेंस दिया था उस वक्त की गवर्नमेंट को वो बिल्कुल ठीक था। 20% ऑफ दैट अमाउंट जो उन्होंने डिस्क्लोज की थी कि ये चोरी का पैसा, ये लूटा हुआ दौलत है जो पाकिस्तान की गरीब आवाम के खून पसीने का, उनकी जिंदगियों का, ये इधर ला के इन्होंने महल खड़े किए, वो साबित हुआ है। तो आपकी गवर्नमेंट को जुर्माना पड़ा है, ये बात समझने की जरूरत है। तो हम तो अपनी बात पे कायम है। ऑपोजिशन देखते हैं कि अभी इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। किसी और प्रोग्राम में किसी और वक्त पर बात करेंगे ब्रॉडशीट पर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हर रोज साबित हो रही है।
चलें, ये ब्रॉडशीट का जो मामला है ना, ये वक्त के साथ खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितना हक में जाती हैं, कितने लोगों के नाम मजीद सामने आते हैं, इसमें कुछ होता भी है या नहीं होता, ये हुकूमत कुछ कर पाती है नहीं कर पाती, इस पर फिर प्रोग्राम में करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रत चीमा साहिबा। ब्रेक में लूँगी, वापस आऊँगी। रिकॉर्ड करप्शन अपोजिशन ने की, लेकिन रिकॉर्ड महंगाई हुकूमत ने की है और ये महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस पर हम भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड इजाफे महंगाई में अब तक हुए हैं। जो सूरत हाल कोविड में हुई, जिसका एक्सक्यूज़ हुकूमत देती है कि कोविड की वजह से जो मामलात थे वो ख़राब हुए, लेकिन अभी भी सूरत हाल ऐसी ही है। रोज़ाना हम देखते हैं कि किसी ना किसी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। ख़ासतौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले तो बहुत ज़्यादा इजाफा हमने देखा, फिर इजाफा रुका, कहीं कम हुई पेट्रोल की कीमतें, लेकिन एक बार फिर इस पर इजाफा होना शुरू हो गया है। अभी आज फिर पेट्रोल पे 3 रुपये 20 पैसे जो हैं वो बढ़ चुके हैं और जिसका इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे ही मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, हर चीज़ की कीमतों को पड़ लग जाते हैं। अब मईशत हमारी कुछ बेहतरी की जानिब तो आई है, लेकिन जो महंगाई है उसकी शरह भी मज़ीद कितना बढ़ना बाकी है। हमारे माशियात इसको किस तरीके से देख रहे हैं, मामलात कहाँ जाएंगे 2021 में, इसकी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। महंगाई बढ़ी और मईशत ज़बू हाली की जानिब गई, जिसका एक्सक्यूज़ हुकूमत ने पहले ये दिया कि कोविड की सूरत हाल की वजह से ऐसा हुआ। बजट जो आया वो भी उन्होंने कहा कि GDP जो नेगेटिव में ग्रोथ हुई वो भी उसकी वजह यही थी। लेकिन आवाम ये पूछते हैं, मैं सादा सवाल आपसे पूछूंगी सर, ये बताइएगा क्या महंगाई इस साल भी बढ़ेगी? मईशत की सूरत हाल क्या होगी? 2021 जो है इसमें हुकूमत क्या करेगी, क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किल साल होगा। अच्छा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की मईशत में जुलाई के बाद से जबरदस्त बेहतरी आई है। मान लीजिए तबाही की बात जो थी ये मार्च से जून 2020 तक थी। जून के बाद से जो बेहतरी आई है, अगर मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि 3.2 अरब डॉलर की तो इजाफी रेमिटेंसेज आ गई, तकरीबन 14 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ गई, पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा आ गई। ये मिल गया 1.4 अरब डॉलर IMF ने हमको दे दिया कि जी रैपिड प्रोग्राम के तहत नुकसान हो गया आपका। G20 ममालिक ने कहा कि जो आप कर्जे वापस करने थे हम आपको उसमें मोहलत दे देते हैं। तो ये उसकी वजह से एक बेहतरी आई है। जो तरसीलात पे जो आई है, ट्रेवलिंग बंद हो गई असल में। तो जब ट्रेवलिंग बंद हुई तो जो सब बाहर से पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते थे अपने मुल्क में, अब वो नहीं आ रहे, तो वो रेमिटेंस भेज देते हैं, वो कैश लेकर आया करते थे पहले। तो ये हम तस्लीम कर लें कि ये बेहतरी जो आई है जुलाई से वो कोविड-19 की वजह से आई है। अब जैसे जैसे मईशत हमें इसका असर कम होगा, मईशत तेजी की तरफ जाएगी, तो आप ये देखेंगे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। FATF भी अपने दांत मजबूत कर रहा है। और एक और बड़ी चीज होने वाली है जिसकी ज्यादा बात नहीं हो रही, मैं बता दूं, फरवरी 2020 से मुअत्तल है। अभी आपने जैसा खुद कहा कि तेल की कीमतें बीच में रुकी थी, वो इसलिए रुकी थी कि आप IMF के प्रोग्राम के बाहर थे, तो आपने उसको जो है बजट खसारा बढ़ने दिया और कहा हम नहीं लगाते। अब IMF से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, फाइनल स्टेज पर हैं, और वो ये कह रहे हैं जी आप टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, पे बोझ डालें, बजट खसारा कम करें। तो उसका नुस्खा ये है कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, अवाम पे टैक्स लगाएं। ये महंगाई का बोझ आने वाला यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी जो वजीर खजाना ने कहा कि जी हमने 1 साल से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई, तो वो एक साथ बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, तो बिजली की कीमतें बढ़ने का भी बस तैयार रहें आवाम कि इसकी कीमतें ही बढ़ने वाली हैं। बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़नी हैं, लेकिन मुझे तो खौफ ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आने हैं। अच्छा। अगर मैं आपको स्टेट बैंक की रिपोर्ट का बता दूं, जी। वो ये कहते हैं कि इस साल जो है हमारा जो अफरात ज़र है वो 9% तक रह सकता है। इनको जो विरसे में मिला था वो 4.6% था। तो अगर ये 9% हमारा रहता है और हमारा ग्रोथ भी नजर आ रहा है हमारी मईशत का, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि महंगाई भी बढ़ेगी, गुर्बत भी बढ़ेगी, मगर असल खराबी जो है वो ये कि बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है। हम अगर कंस्ट्रक्शन के शोबे में हमने कहा कि जी काला धन ले आए और सनतकारों को हमने कुछ मराद दे दी, यकीनन उसमें कुछ बेहतरी आएगी,
लेकिन आप जो करोड़ों लोग जो बेरोजगार हुए हैं, लोगों ने निकाल दिया है, होटल से निकल गए, घरेलू मुलाजमीन निकल गए, करोड़ों लोग जो ये बेरोजगार हुए हैं, उसके लिए हमने तजवीज़ बना के दी हुकूमत को कि आप बेरोजगारी खत्म करने की बात करें। तो ये करोड़ों लोग हैं और उसका वाहिद तरीका ये था कि आप जो हमारा एहसास प्रोग्राम है उसके 50 अरब रुपए अलग कर लें, 200 अरब का 50 अलग कर लें। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन। तो क्या जवाब आया आपको? नहीं देखिए ना, वो पॉलिसियां बदकिस्मती से जो बन रही है वो ताकतवर तबकों के मुफाद में बन रही है। मैं आपको ये स्टैम्प पेपर में देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने जो तजवीज दी है वो दुनिया भर में बैंकिंग देख के दी है, इसको कोई उस पर एतराज कोई ये नहीं कह सकता ये काबिल अमल नहीं है और करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आपने सिर्फ ये करना है कि उसको 1.5 लाख रुपए अगर कर्जा चाहिए तो बैंक ये कहता है जो 25% आप अपना ले आए, वो आप धीरे धीरे वो ऐसा प्रोग्राम से डाइवर्ट कर दें और कंडीशन ही लगा दें कि अगर आप ये कर्जा वापस करेंगे तो ये पैसा माफ हो जाएगा, वैसे भी आप उनको दे रहे हैं। तो आप इस तरह घरेलू अगर आप कर्जे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक जो है, किसान, तो इस तरह आपकी गुर्बत पढ़ाई कम होगी, आप पे बेरोजगारी कम होगी। हमारा सारा जोर ये है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में काला धन लगा दो, इस तरीके से मईशतें नहीं चला करती। पाकिस्तान 22 करोड़ आदमियों का मुल्क है, आबादी के लिहाज से 5। तजवीज तो अच्छी है शाहिद साहब, लेकिन क्या लग रहा है आपको हुकूमत उस तरीके से उस वाइड एंगल पर सोच रही है, इन तजावीज पर अमल कर पाएगी? नहीं, वो मैं आपसे बता दूं कि एक जुमला मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पर जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं वो ताकतवर तबकों के दबाव पर है, मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है। मईशत की बेहतरी के लिए नहीं है, पॉइंट लेकिन सर बड़ा बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने दिया है, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते प्रोग्राम में नाजरीन ये अपील करते हैं हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हुकूमत से कि चेयरमैन पैमरा को हटाया जाए। ये तैनाती ना सिर्फ गलत है बल्कि ज़ाहिर है ये तैनाती गलत है और जो उनके एक्शंस हैं वो भी गलत हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो चेयरमैन पैमरा है उनको हटाया जाए। जब तक हम ये आप हमारा मुतालबा पूरा नहीं करेंगे, बोल का एहतजाज जो है वो जारी रहेगा चेयरमैन पैमरा के खिलाफ। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।